नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं हूं पुनीत पाठक। स्वास्थ्य से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु देख रहे हैं आप। आज हम बात करने वाले हैं ब्रेन और ब्रेन से जुड़ी बीमारियों की, यानी ब्रेन ट्यूमर की और साथ ही साथ स्पाइन की भी। ये दो ऐसे अंग हैं जिनको लेकर हम अक्सर चिंतित रहते हैं, लेकिन ये चिंता तब उभरती है जब हम ट्यूमर नाम का शब्द इनके साथ जुड़ा पाते हैं। तो ब्रेन ट्यूमर या किसी अन्य प्रकार के ट्यूमर या स्पाइन सर्जरी, इसको लेकर कई सारे कॉम्प्लेक्स बताए जाते हैं। लेकिन ये बीमारियां शुरू कैसे होती हैं, कितना खतरा है, कैसे आप इनसे बच सकते हैं, इन सारी बातों पर आज हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं हेल्थ गुरु के। तो आज हमारे साथ में सौभाग्य के एक ऐसे डॉक्टर मौजूद हैं एक्सपर्ट के तौर पर, जो कई दशकों से इन बीमारियों और इन दो अहम जो हम शरीर के अंग बता रहे हैं, इनको लेकर जितनी भी समस्याएं उनका निराकरण देते हैं। हमारे साथ में आज डॉक्टर एस.एन. मडैया सर हैं, जो कि ब्रेन एंड स्पाइन सर्जन हैं और जैसा मैं बता रहा हूं दशकों से कार्य करें। मडैया सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, जब भी कभी हम ट्यूमर नाम का एक शब्द सुनते हैं तो बड़ा डर आता है, और अगर ब्रेन ट्यूमर सुना तो ऐसा लगता है कि अब शायद जीवन बचा पाना मुमकिन ही नहीं। कैसे इसकी शुरुआत होती है, ब्रेन ट्यूमर को लेकर कितनी जागरूकता अब आ पाई है? ब्रेन ट्यूमर बहुत कॉमन बीमारी नहीं है, लेकिन जिस अनुपात में हमारा पॉपुलेशन है उसकी तुलना में यहाँ संख्या निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा है जी। और ब्रेन ट्यूमर का एग्जैक्ट कारण अभी तक पता नहीं है, लेकिन जो ब्रेन ट्यूमर्स में होते हैं अगर उसकी डायग्नोसिस बना लिया जाए जी सर, तो वो तो उसको वो क्यूरेबल होता है, उसको निकाला जा सकता है, उसके सर्जरी द्वारा पूर्ण इलाज संभव है। तो ब्रेन ट्यूमर के जो इनिशियल स्टेज के सिम्टम होते हैं उसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, जैसे सिर दर्द होना, और सिर दर्द सामान्य दवाई से ठीक नहीं होना, उल्टी होना, अचानक उल्टी होना, मिर्गी आना, या किसी शरीर के भाग का झुनझुनी होना या पैरालिसिस के लक्षण आना, इसके ऊपर अगर ध्यान दिया जाए, उसको इग्नोर ना किया जाए, तो शुरू स्टेज में अगर डायग्नोसिस बन जाती है तो ये क्यूरेबल डिसीज़ है। सर, तो शुरुआती सिम्टम क्या हैं जिनको देख करके हम ये समझें कि आपका जो ब्रेन है इसमें कोई समस्या हो रही है? ट्यूमर तो बात की बात है, लेकिन नॉर्मली भी ब्रेन से रिलेटेड समस्याओं को या शुरुआती सिम्टम्स को हम आम समझकर या दूसरी हल्के तौर पर लेकर इग्नोर करते हैं। ये सिम्टम्स हैं क्या? नहीं, जैसे अभी मैंने बताया, सबसे इम्पोर्टेंट है सिर दर्द। ब्रेन ट्यूमर में बेसिक में होता क्या है कि जब ट्यूमर सिर के अंदर ग्रो करता है तो हमारे जो सिर की प्रेशर को बढ़ाता है, जिसको रेज इंट्राक्रैनियल प्रेशर बोलते हैं जी। उसके कारण मरीज को सबसे पहले सिम्टम आता है। दूसरा सिम्टम आता है जब ब्रेन ट्यूमर ब्रेन के सब्सटेंस में होता है, तो उसमें वो पैरालिसिस करता है या झुनझुनी करता है या मरीज को मिर्गी आने लगता है। तो इस तरह के सिम्टम अगर किसी को आते हैं और उसे सामान्य दवाइयों से इलाज करने से अगर उसका निदान नहीं मिल रहा है तो उसका इतना अच्छा जांच की सुविधा उपलब्ध है हर जगह, एमआरआई, सीटी स्कैन, जिसके द्वारा ये बहुत आराम से डायग्नोसिस बनाया जा सकता है कि मरीज को कहाँ पे क्या तकलीफ है। सिरदर्द एक ऐसी बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है सर। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो, आपका कोई और दूसरा शरीर का अंग अगर इफेक्ट हो, तो हमको लगता है सिर भारी है, नॉर्मल सिर दर्द है। इसकी क्या कोई खास पैटर्न है जिस पे आपको तुरंत अलार्म लेकर डॉक्टर के पास जाना चाहिए? नहीं, जैसे मैंने बताया कि सिर दर्द हो रहा है और सुबह सुबह सिर दर्द है और उल्टी होने के बाद सिर दर्द कम होने लगता है, रोज़ मॉर्निंग हेडेक हो रहा है और नॉर्मल दवाइयों से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। एक प्रकार का सिर दर्द है जो माइग्रेन है, जो बहुत कॉमन है, उसमें भी सिर दर्द होता है, यूजुअली यूनिलेटरल, एक साइड ही होता है, उल्टी के बाद ठीक होता है। तो इस तरह की जो बीमारियां हैं, जो कॉमन ओवरलैपिंग बीमारी है, उसके अतिरिक्त जैसे देखने में तकलीफ होने लगी या झुनझुनी आने लगा या फोकल सीजर मतलब शरीर की किसी भाग का अचानक मूवमेंट आ जाना, इस तरह के मिर्गी को हर आदमी जानता है, लेकिन जो छोटे सीजर हैं जिसको फोकल सीजर बोलते हैं उसको डायग्नोसिस नहीं बना पाते। तो इसमें से अगर 2-3 सिम्टम अगर मरीज को रहते हैं तो उसको सीरियसली लेना चाहिए। आपने अभी कहा कि अगर हम शुरुआती सिम्टम्स को पकड़कर डॉक्टर के पास चले जाएं तो आप क्योर कर सकते हैं, लेकिन जब भी हम ब्रेन ट्यूमर, जैसा आपने भी कहा कि ये रेयर है लेकिन अनुपात में थोड़ा ज़्यादा दिखता है, ब्रेन ट्यूमर का इलाज होता किस तरह से? क्या केवल ऑपरेट करके ही आप इसे ठीक कर सकते हैं या अर्ली स्टेजेस में हम कितना और किस हद तक क्योर कर सकते हैं?
देखिए, ब्रेन ट्यूमर जो होते हैं दो प्रकार के, एक तो मेलिग्नेंसी होती है, मतलब कैंसरस होता है, और दूसरा नॉन कैंसरस होता है। कैंसरस ट्यूमर जो रहते हैं, ज़्यादातर ट्यूमर ब्रेन के अंदर सब्सटेंस में पैदा होते हैं, और जो नॉन कैंसरस ट्यूमर रहते हैं वो सब्सटेंस से नहीं होके बाहर, ब्रेन के बाहर, जो हड्डी के अंदर, बट ब्रेन पेरेन्काइमा के बाहर होते हैं। तो दोनों के सिम्टम अलग अलग आते हैं, और दोनों अर्ली स्टेज में भी प्रेजेंट करता है इसके और लेट स्टेज में भी करता है। ये इसके ऊपर निर्भर करता है कि ट्यूमर किस प्रकार का है, किस लोकेशन में है, और किस साइड में पहुंच गया है। और हमारे ब्रेन की जो एक टॉलरेंस कैपेसिटी होती है, जैसे ब्रेन ट्यूमर हमारे पास सामान्यतः जो ब्रेन ट्यूमर होते हैं, नॉन मेलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं, जिसको बिनाइन ट्यूमर बोलते हैं, वो ट्यूमर बहुत लेट स्टेज में आते हैं, क्योंकि उसका धीरे धीरे बढ़ते हुए ब्रेन उसको एडॉप्ट करता है, और जब एडॉप्टिबिलिटी की लिमिट चले जाता है या बहुत इंपॉर्टेंट नस के करीब पहुंच जाता है, तब मरीज को पता चलता है। तो डॉक्टर साहब, क्या केवल ऑपरेट करके ही इनका इलाज संभव है? दूसरा एक बात और भी कही गई कि ये कई बार लौटता भी है, कई बार डबल भी आपको इसका असर होता है। नहीं, ब्रेन ट्यूमर का प्राइमरी इलाज सर्जरी है, लेकिन कुछ प्रकार की ट्यूमर होते हैं, जैसे लिम्फोमा है, ये एक ऐसा ट्यूमर है जिसमें दिमाग में बहुत ढेर सारे लीजन होंगे, लेकिन जिसके इलाज बायोप्सी के बाद केवल दवाई है। लेकिन सामान्यतः 90%, 95%, 98% का इलाज सर्जरी है। सर्जरी करने के बाद अगर ट्यूमर बचता है, क्योंकि पूरे ट्यूमर को हर समय निकालना संभव नहीं होता, अगर ये ट्यूमर किसी इम्पोर्टेंट नस से चिपका हुआ है तो उस ट्यूमर को निकालने से वो नस पूरा सेक्रीफाइस हो जाता है, पूरा वो भी डैमेज हो जाता है। तो वैसी परिस्थिति में वो छोटे से ट्यूमर को नस के साथ छोड़ते हैं, और फिर उसकी गामा नहीं, एक प्रकार के सिकाई सिस्टम है, वन शॉट सिटिंग ही है, जिसमें उससे इलाज किया जाता है जिससे आगे का ग्रोथ ना हो। और तीसरा जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं, जिसको कैंसर ट्यूमर बोला जाता है, उस ट्यूमर में हम सर्जरी के बाद मरीज को कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के लिए भी एडवाइस करते हैं। चलिए, तो हमारे जो तमाम दर्शक हैं उनको भी हम बार बार याद दिला रहे हैं कि डॉक्टर साहब से अगर आप मिलना चाहते हैं, उनसे कंसल्ट करना चाहते हैं, आप उनसे पर्सनली अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं, तो आपको टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर हम नंबर दे रहे हैं, आप उन पर कांटेक्ट करके बाद में संपर्क कर सकते हैं। और एक्सपर्ट के पास जल्दी पहुंचना, अर्ली स्टेज में पहुंचना कितना इंपॉर्टेंट है, ये डॉक्टर साहब हमको बता रहे हैं। सर, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जब भी कभी आप ऑपरेट करने की बात करते हैं, ऑपरेशन की बात करते हैं, एक डर लगता है, और अगर ब्रेन का ऑपरेशन होना, मतलब लोगों को लगता है कि इसमें रिस्क ही रिस्क है, क्योर होने के चांसेस कम हैं, लेकिन ज़रूरी भी है। ऐसे लोगों को आप क्या एडवाइस करेंगे जो ऑपरेशन से डरते हैं, दिक्कत झेलते रहते हैं? नहीं, बेसिकली क्या है, ऑपरेशन मरीज की आवश्यकता है, सर्जन की नहीं है। और मरीज़ को अपनी आवश्यकता अनुसार सही समय में अगर इलाज करते हैं तो उसका रिजल्ट निश्चित रूप से मिलेगा। जैसे मैंने अभी बताया कि उसका साइज, लोकेशन और टाइप, ये तीन प्रकार निर्भर करता है कि उसका आउटकम कैसे रहेगा। और अगर सर्जरी कराना है तो अभी जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है हमारे पास, सब प्रकार के जो माइक्रोस्कोप, नेविगेशन, हाई स्पीड ड्रिल, ट्यूमर निकालने की स्पेशल मशीन, क्यूजा मशीन, और ब्रेन की मॉनिटरिंग सिस्टम भी है, जिसमें एक एक चीज़ को, एक एक नस को कई गुना बड़ा करके देख के ट्यूमर को निकाला जाता है। तो ट्यूमर सर्जरी अभी सेफ सर्जरी हो गया है। अगर अर्ली स्टेज में करें तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। हाँ, बहुत लेट स्टेज में निश्चित रूप से कॉम्प्लिकेशन होने की गुंजाइश रहती है, क्योंकि चारों ओर से नसों से चिपकने की गुंजाइश ज़्यादा रहती है। एक और आम सा एक मिथ है कि अगर आपको इस तरह के ऑपरेशन कराना है जो जटिल हैं और जो ब्रेन से रिलेटेड हैं, तो आपको शायद मेट्रो सिटीज़ में ही जाना पड़ेगा, बड़े सेंटर्स पर ही जाना, लेकिन दशकों से आप ये कार्य यहीं पर कर रहे हैं। किस तरह आप लोगों को कन्विंस करते हैं, या कैसे आपकी टीम लोगों को बताती है, यकीन दिलाती है कि आप यहाँ भी ये सब चीज़ें करा सकते हैं? पिछले 23 सालों से मैं न्यूरो सर्जरी में यहाँ काम कर रहा हूँ। शुरू के कुछ 4-5 साल में मेडिकल कॉलेज में अपनी सेवाएं दे चुका हूँ। और पहले, आज से आप बोल सकते हैं कि 10 साल पहले उतनी सुविधाएं रायपुर में नहीं थी, सामान नहीं थे, ठीक है। और अभी जितने सुविधाएं आपको मेट्रो सिटीज़ में मिलेंगी, वो पूरी की पूरी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं। मॉनिटरिंग, क्यूजा, माइक्रोस्कोप, ड्रिल, जितनी भी चीज़ें हैं,
तो अभी ब्रेन ट्यूमर सर्जरी यहाँ कर रहे हैं और मुंबई में कर रहे हैं, ये हमारे सोच में फ़र्क होता है, क्योंकि जगह के साथ साथ आदमी का सोच बदल जाता है। अदरवाइज काम में और रिजल्ट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। चलिए, बहुत सही बात है। तो इस बात का भी आप ख्याल करें कि आपको बड़े शहरों का रुख करने की अब इतनी आवश्यकता नहीं है। आपके आसपास, आपके सेंटर पर, आपके शहर में ये सारी फैसिलिटीज उपलब्ध हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेन को स्वस्थ कैसे रखें? जैसे आपने कहा कि ट्यूमर का एग्जैक्ट रीजन अब तक हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन हम उसे स्वस्थ कैसे रखें? एक और बड़ी आज की तारीख में समस्या है, बच्चों को लेकर हम कंसर्न हैं। आजकल बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, उनके खेल आप देखें, उनका रिक्रिएशन आप देखें, वो सब कुछ ऑनलाइन सा हो गया है, नेट सिस्टम से जुड़ा हुआ हो गया, मोबाइल से जुड़ा हुआ हो गया है, और उसमें बहुत सारे दिक्कतें भी आ गई। क्या आप इसका कारण पाते हैं? बेसिकली अभी ये समय का आवश्यकता हो गई कि ऑनलाइन पढ़ाएं, और बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं कंप्यूटर और आईपैड और आपके उसके मोबाइल के ऊपर। ये मजबूरी है हमारी, लेकिन हाँ, हमें इसमें ध्यान देना ज़रूरी है कि हम उसका ब्राइटनेस कितना रखते हैं, डिस्टेंस कितना रखते हैं, और उसको कितने समय तक यूज़ करते हैं। उसका एक बच्चों की आदत सी बन जाती है, जब वो यूज़ करने लगता है तो हर चीज़ का सलूशन वो उसी में खोजने लगता है, और उसे हम ध्यान नहीं देते। और उसके बाद बच्चे हैं तो बच्चे की तरह रहेंगे, वो कभी गेम्स में चले जाएंगे, कभी कुछ और पिक्चर देखते रहेंगे, कुछ करेंगे। तो ये सब चीज़ को अपन कंट्रोल करने के लिए हमें इसको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर अपन ज़्यादा लैपटॉप या मोबाइल डिपेंडेंट होते हैं तो ये निश्चित रूप से हमारी मेमोरी, रिकॉल में इफ़ेक्ट करता है। और तीसरी चीज़ हमारी आदत हो जाती है, जैसे किसी ने आपको नंबर बोला तो आप नंबर मोबाइल में एक बार रिकॉर्ड करने के बाद आप भूल जाते हो, मैं फिर से निकाल लूँगा। पहले हम क्या करते थे, नंबर को लिखते थे। लिखने में हमारी 2-3 मेमोरी एक साथ काम करती है, तो हमारी जो मेमोरी का जो रिकॉल है वो हमेशा बढ़ता है लिखने से। मोबाइल में आप टाइप करने से वो नहीं पाते। इसलिए ये सब चीज़ों को जितना ज़रूरी उतना यूज़ करें, और मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है बच्चों में। बहुत सही बात आपने की। और ये जैसे आजकल की व्यवस्था है, मजबूरी, लेकिन आप कुछ काम कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, ब्राइटनेस है, डिस्टेंस है, इनका आप ख्याल कर सकते हैं। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है स्पाइन। आजकल हम देखते हैं बैठने पे दर्द होना, बैक पेन होना, कमर में दर्द होना, ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ हैं, लेकिन शायद इनमें भी किन्हीं गंभीर बीमारियों के सिम्टम्स छुपे हैं, स्पेशली स्पाइन से रिलेटेड। स्पाइन की समस्या हमारी बेसिकली 80% समस्या लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है। हमारे खाने के तरीके, बैठने के तरीके, हमारा वेट, हम क्या एक्सरसाइज करते हैं, हमारे सोने के तरीके में निर्भर करता है। अगर हम अपनी पुरानी पद्धति के अनुसार जो हमारे बुजुर्गों ने सिखाया उसी को लेके चलें, सीधा बैठने का है, खाने के तरीके जो हैं धीरे धीरे खाने का है, तो हमारा जो बॉडी का हेल्थ है, न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा के रखें अपनी मील्स का। जैसे अभी जंक फूड का ज़माना है, तो हर चीज़ ये हमारे बॉडी के उसमें हेल्थ में इफ़ेक्ट करता है। तो हम अगर स्ट्रेट बैठते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं, वेट कंट्रोल करते हैं, हेल्दी डाइट रखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि स्पाइन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आएगा, जो हमारे एज के अनुसार होने वाले हैं। और जो जैसे बीमारी आप जैसे ट्यूमर की बात करें, तो ये जो ट्यूमर है वो उसके लिए कोई कारण नहीं है, तो उसमें भी अर्ली स्टेज में हमें वो अपना हिंट देता है। उसको अगर हम समझ लेते हैं, उसकी डायग्नोसिस बनाने के लिए जैसे मैंने बताया MRI है, बहुत इजी वे में डायग्नोसिस बन जाती है, उसमें कोई खतरा नहीं है MRI CT स्कैन कराने में। और इसी तरह स्पाइन सर्जरी में भी कोई खतरा नहीं है अगर हम उसको समय में कर लेते हैं तो। चलिए, तो हम थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे डॉक्टर साहब से स्पाइन सर्जरी को लेकर, क्योंकि स्पाइन सर्जरी अगेन एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर लोग बहुत चिंतित हैं, डरे हुए हैं, लेकिन ये भी जोड़ना पड़ेगा कि इससे भी जुड़े हुए कई मिथ हैं, कई भ्रांतियां हैं जिनको लेकर शायद आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इसके बारे में बात करेंगे। डॉक्टर साहब, हमने ब्रेन को लेकर ट्यूमर पर काफ़ी बात कर ली, लेकिन ब्रेन हैमरेज एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम है जिसको लेकर आज हर दूसरा तीसरा शख्स अपने परिवार में इस तरह की चीज़ें देखता है। ये क्या है, कैसे होता है, कैसे आप इससे बच सकते हैं? एक्चुअली क्या है, स्ट्रोक बहुत कॉमन है। जैसे हार्ट का अटैक होता है वैसे ही ब्रेन का अटैक है। ब्रेन के अटैक में 2 प्रकार की चीज़ें होती है, एक तो खून की सप्लाई बंद होती है और दूसरा खून की नस फट जाती है। दोनों केसेस में मरीज़ के जो सिम्टम आते हैं, तकलीफ़ होती है, वो पैरालिसिस है, एक साइड का नहीं चलना है। जैसे उसको अगर बाएं दिमाग में तकलीफ़ होता है तो वो बोलना, सोचना, समझना, जानना, पहचानना भी बंद करेगा, दाहिना हाथ पैर चलना बंद हो जाएगा। कंट्रोल हमारा बाएं ब्रेन का दाहिने हाथ पैर के साथ है और दाहिने ब्रेन का बाएं की ओर है। तो
तो ये जो बीमारियां हैं इसमें जो भी पार्ट ब्रेन का इन्वॉल्व होता है वो परमानेंट डैमेज होता है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो जगह डैमेज हो गया वो परमानेंट है, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। अभी जो इसका इलाज है, अब उसको दो इलाज, एक तो या तो इस स्ट्रोक से बचाया जाए या जो हुआ है उसको अर्ली स्टेज में ऐसे टैकल किया जाए कि आगे और डैमेज ना करे। जो डैमेज हो गया है वो हो गया है। इसलिए जैसे अभी हम रूटीनली ब्रेन स्पाइन के 40-50 सर्जरी करते हैं हर महीने। तो इस इतनी ज़्यादा संख्या में एक प्राइवेट अस्पताल में जो सर्जरी हो रही है तो वहाँ एवरीथिंग इज अकाउंटेबल, और एक जो रिजल्ट रहता है वो दिखता है मरीजों को। और ब्रेन हेमरेज में जो मरीज हमारे पास अर्ली स्टेज में आते हैं उससे हम बहुत छोटे से छेद बना के, आप ये बोल सकते हैं उंगली के समान छेद बना के नेविगेशन या स्टेरियोटैक्टिक मेथड से किसी को इंडोस्कोप से उस खून को निकाला जाता है और बाद में उस बची हुई खून को दवाइयों द्वारा धीरे धीरे लिक्विफाई करके उसको निकाल लिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि ब्रेन का एडिशनल डैमेज नहीं होता, रिजल्ट भी बहुत अच्छा होते हैं। पेशेंट को ज़्यादा दिन आईसीयू में रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रोवाइडेड मरीज़ हमारे पास सही वक्त में और अर्ली स्टेज में आए। और ब्रेन हेमरेज के बारे में एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, ये एक प्रकार का प्रिवेंटेबल 80% 90% लोगों में आप बोल सकते हैं कि अगर वो रेगुलर ब्लड प्रेशर की गोली खाए, अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप कराता रहे, उसकी लाइफ स्टाइल अच्छी रहे, स्ट्रेस से बचे, फ्रूट्स और ये सब में ज़्यादा लें वो, और विंटर में पर्टिकुलर वो प्रिकॉशन ले अपने ब्लड प्रेशर से संबंधित, क्योंकि विंटर महीने में ब्रेन हेमरेज के पेशेंट की संख्या सामान्यतः थोड़ी बढ़ जाती है। तो ये सब सावधानी बरतें हैं तो हम समाज के एक बहुत बड़े ग्रुप को, जो यूजुअली 20 से 60 साल के बीच के लोगों में होता है, उसको मॉर्बिडिटी और मॉर्टिलिटी से बचाया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब की बात को आप प्लीज़ ध्यान रखें, और सर्दियों का सीज़न और अचानक से सर्दी के बढ़ने पर अगर हेमरेज हो सकता है तो फिर आपको ज़रूर इस पर ख्याल करना चाहिए। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि क्योरेबल है, आप इसका इलाज करवा सकते हैं, इसका इलाज संभव है, लेकिन वक्त पर आप आएँ, वक्त बर्बाद ना करें। डॉक्टर साहब एक बहुत छोटा सा आंसर, बहुत सारे लोगों को हमने देखा अगेन वो ये सोचते हैं कि अगर हेमरेज हुआ है तो आप कहीं बड़ी जगह भागें, और ये जो शुरुआती जो गोल्डन टाइम हम कहते हैं जिसमें तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच जाएं तो बच जाएं और आप बड़े डैमेज से बच सकते हैं, उनको आपकी नसीहत क्या है? देखिए, हम लोग सर्जन हैं। सर्जन होने का अभिप्राय यही नहीं होता कि जितने भी मरीज मेरे पास आएंगे उसकी मैं सर्जरी करूंगा। सर्जन होने का अभिप्राय ये होता है कि अगर मरीज आता है और उसको अगर इनिशियल स्टेज में है और ब्लीड बहुत छोटा है तो उसको हम दवाई से इलाज करेंगे। अगर सर्जरी की आवश्यकता पड़ी तो मरीज के खराब होने के पहले, अत्यधिक खराब होने के पहले उसकी सर्जरी कर देंगे तो उसमें रिकवरी हो जाएगी। लेकिन अगर हम लेट सर्जरी करते हैं जिसमें उसकी पुतली काम करना कम कर देता है, सांस की तकलीफ होने लग जाती है, तो हमारे सर्जरी करने के बाद भी वो मरीज़ को रिजल्ट नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ब्रेन का ज़्यादातर भाग ऑलरेडी डैमेज हो चुका रहता है। तो इसलिए मैं लोगों की ही कहूँगा कि अपना ब्लड प्रेशर को मॉनिटरिंग करते रहिए। ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ बिल्कुल भी मिस मत करिए, नेवर टेक इट लाइटली, कभी भी उसको सामान्य मत लीजिए। ब्लड प्रेशर की जरूरी दवाई बहुत ज़रूरी है। मैं लोगों को यहाँ तक बोलता हूँ, खाना नहीं खाओगे तो चलेगा एक दिन, लेकिन ब्लड प्रेशर की गोली नहीं खाओगे तो नहीं चलेगा। चलिए, तो इस बात को, इस नसीहत को आप लोग ज़रूर याद रखें। डॉक्टर साहब, हम एक स्पाइन की भी चर्चा कर रहे थे, एक हेल्दी स्पाइन हम कैसे रख सकते हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि ये लाइफस्टाइल से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम दे जाता है, और आजकल हमने देखा है कि लोग एक्सरसाइज तो करते हैं लेकिन गलत एक्सरसाइज के चलते भी कई लोग स्पाइन सर्जरी कर बैठते हैं। दोनों केसेस में क्या आप सजेस्ट करते हैं? हेल्दी लाइफ के लिए तो कुछ नहीं, हमें शुरू से पढ़ाया जाता है कि हाउ टू लिव ए हेल्दी लाइफ, हेल्दी डाइट क्या होगा। अगर हम उसके हमारी टीचिंग को ही, जो प्राइमरी स्कूल की टीचिंग को फॉलो करें तो भी हमारी लाइफ हमारा हेल्दी रह सकता है। खाने के तरीके, बैठने के तरीके, और क्या खाने हैं उसके तरीके, एक्सरसाइज। जैसे हमारा सूर्य नमस्कार, आज भी मैं ये बोलता हूँ कि वो आज भी उतना ही वैलिड है जितना आज से हज़ारों साल पहले हुआ करता था, लेकिन हम नहीं करते। हम सोचते हैं हम जिम जाएंगे और जिम जाने से अच्छे हो जाएंगे। जिम जाना इम्पॉर्टेंट है अगर हम ओवरवेट हैं, जिम जाना इम्पॉर्टेंट है अगर अपन उसको मेंटेन करना चाहते हैं, जिम जाना भी इम्पॉर्टेंट है अगर हम उसको सही तरीके में एक लिमिटेड हमारी बॉडी की एज स्ट्रक्चर के अनुसार एक्सरसाइज करें। लेकिन ये तीनों चीज़ों में ध्यान नहीं दिया जाता। आजकल एक फैशन हो गया है,
और सूर्य नमस्कार हमारी जो एक्सरसाइज है, बॉडी की स्ट्रेच करने वाली एक्सरसाइज है, इसको हम ना छोड़ें, कभी भी ना छोड़ें। हर एज के लिए एक्सरसाइज है इसमें। अगर अपन उसमें 2 मिनट भी पर डे देते हैं तो मैं सोचता हूँ कि हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी रहेगी। वेट हमेशा हम अपने कंट्रोल में रखें, और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हम अपने आप को ये भी एहसास कराएं कि आज अगर मैं 55 साल का 56 साल का हूँ तो हूँ मैं, आई कैन नॉट कंपेयर माई सेल्फ विद 25 ईयर ओल्ड। 25 साल से अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकता मैं। तो 25 साल पहले जो मैं काम करता था, आज वो काम में मुझे सावधानी बरतनी पड़ेगी। और रही बात स्पाइन, दूसरा क्वेश्चन आपका स्पाइन, जी स्पाइन सेहतमंद अगर आपकी रहती तो ऑब्वियसली आप अपने आप को इन डिजीजेस से बचा सकते हैं। एक और मेरा प्रश्न था सर, पोस्ट कोविड बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि वो अपनी रेगुलर चेकअप के लिए नहीं जा पाए कोविड काल में, उसमें भी उनको कुछ नुकसान हुए हैं, और जिनको कोविड का असर हुआ है यानी जो पॉजिटिव हो चुके हैं वो बाद में जाकर कई सारे ब्रेन एंड स्पाइन संबंधी रोगों से भी इनको बढ़ा बैठे हैं। क्या ऐसा हुआ है सर? हाँ, क्या हमको इस पर भी ध्यान देना पड़ा? कुछ परसेंटेज जो है, बहुत कम परसेंटेज है जिसको कोविड के बाद सिकनेस फीलिंग रहती है या वीकनेस रहती है या टेस्ट बदल जाते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होने के कारण है। तो इसमें अगर थोड़ा एक्सरसाइज करें और डाइट अच्छा रखें और थोड़ा ठीक से उसका सपोर्टिव मेडिसिन ले लें तो 98% पेशेंट आराम से रिकवर हो जाते हैं, चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। बस पोस्ट कोविड में जो मॉडरेट और सीवियर डिग्री ऑफ इन्फेक्शन जिसमें हुआ था, ऐसे मरीजों को एक्सरसाइज करते वक्त बहुत सावधानी बरतनी चाहिए इनिशियल के 1-2 मंथ। चलिए, तो डॉक्टर साहब की बातों को आप ध्यान रखें, और फिर से आपको याद दिला दें कि इस कार्यक्रम के दौरान जो आप डॉक्टर साहब के नंबर देख रहे हैं उन पर आप संपर्क करके डॉक्टर साहब से अपनी समस्याओं के बारे में या अपनी व्याधि के बारे में सीधे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और इतने सारे विषय पर इतनी आसान शब्दों में जानकारी देने के लिए। आई एम श्योर लोगों को इसका लाभ होगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।